हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रतीक एंड ये वीडियो है मेरी स्निपेट्स के बारे में, जिसके बारे में आपने ऑलरेडी देख ही लिया होगा या देखने वाले होंगे। ये स्निपेट्स मेरे जो यूट्यूब के हमने जो सेशंस लिए हैं उसी में से एक क्लिप के रूप में आपके लिए एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो फैक्ट्स है, जिसके बारे में डिस्कशन मैंने हिस्ट्री के अंदर किया हुआ है। तो अगर आपको पसंद आए तो ये स्निपेट्स को, ये क्लिप्स को जरूर से लाइक करेगा। एंड अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो फॉर आवर लाइव क्लासेस, यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन अस ऑन दी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी प्लेटफॉर्म, जो कि ये तो है ही। इसके सिवा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो और आपकी जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो सपना है उसको पूर्ण करने में हम आपके लिए बहुत ही मदद रूप होंगे। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, उसके ऊपर क्लिक करिएगा और कोड को यूज करेगा PN लाइव। थैंक यू वेरी मच, लेट्स क्रैक इट। जय हिंद। अब देखो बंगाल की स्टोरी क्या है। बंगाल यूज्ड टू बी द पार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर। बिकॉज बंगाल वाज पार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर वी फाइंड कि बंगाल काफी रिच स्टेट था और बंगाल धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होता है बाय द ईयर 1707 ऑनवर्ड्स। तो बंगाल मूलभूत रूप से एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में उभर के आया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान हम लोग कह सकते हैं फाउंडर ऑफ बंगाल थे और इन्होंने धीरे धीरे अपनी एक डायनेस्टी को खड़ा किया जिसे हम लोग कहते हैं नवाब्स। ठीक है, अब ये मूलभूत रूप से अगर आप देखोगे तो नायब हुआ करते हैं। नायब समझ में आता है? ही वॉज अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी गवर्नर इन बंगाल। ठीक है, तो मूलभूत रूप से ये राजा भी नहीं थे। बट क्या हुआ कि मुगल जब कमजोर हो गए, लेटर मुगल जब कमजोर हो गए, तो मुर्शिद कुली खान ने डिसाइड किया कि भाई अपने इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। अब मुर्शिद कुली खान को फायदा क्या हुआ? बंगाल वॉज अ वेरी रिच प्रोविंस। क्यों? क्योंकि आप देखिए गंगा आती है, ब्रह्मपुत्र आता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र को आता है, हम लोग नद कहते हैं, नदी नहीं कहते हैं। तो ब्रह्मपुत्र गंगा, उसके कारण फर्टिलिटी है, पैसा भी अच्छा है, व्यापार भी चल रहा है और वहां बंगाल के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बढ़िया चल रही है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सब परिस्थिति में ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की तरफ अपनी नजर खराब करती है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिसाइड किया कि कैसे भी करके बंगाल में अपना है ना दबदबा बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे? बंगाल के राजाओं को हटा के बनाएंगे। कैसे करेंगे? तो बंगाल के राजाओं के साथ कन्फ्लिक्ट में उतरेंगे। अब देखिए मुर्शिद कुली खान जब तक जिंदा थे तब तक तो कुछ नहीं हो पाया। बट धीरे 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 मुर्शिद कुली खान की जो डायनेस्टी थी, मतलब उनके जमाई आए, उनके बेटे पावर के ऊपर आए, उनके पोते पावर के ऊपर आते हैं, तो उन सब कंडीशन में ईस्ट इंडिया कंपनी कन्फ्लिक्ट के ऊपर आएगी। अब देखो क्या होता है, बंगाल मूलभूत रूप से कभी इंडिपेंडेंट नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हम लोग मुगल्स के अंडर में हैं पर हमारी ऑटोनॉमी होगी। समझे कि नहीं समझे? ये लोग की पूरी जो शासन करने की पद्धति थी बंगाल के राजाओं की, वो लोग वही कहते थे कि हम लोग मुगल्स के अंडर में रहेंगे बट ऑटोनॉमी हमारी खुद की रहेगी। ऑटोनॉमी खुद की रहने का मतलब ये होता है कि दे विल बी प्रोक्लेमिंग सम काइंड ऑफ ऑटोनोमस रूल विद इन देयर ओन स्टेट। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, बंगाल के जो राजा लोग थे, बंगाल के जो राजा लोग थे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना पावर को एस्टैब्लिश कराने के लिए, उन्होंने अपने पावर को एस्टैब्लिश कराने के लिए जो कंपनी कंपनी के साथ कहीं ना कहीं अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो इन्होंने व्यापार व्यापार भी किया था। अब देखो इनको बंगाल के अंदर ट्रेडिंग राइट्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के अंदर ट्रेडिंग राइट्स थे। ये ट्रेडिंग राइट्स मूलभूत रूप से पहले औरंगजेब ने दिए थे। 1717 तक आते आते फारूक सियार करके आपको मुगल बादशाह मिलेगा। कौन मिलेगा? फारूक सियार करके एक मुगल बादशाह मिलेगा। इन द ईयर 1717, याद रखेगा, इन द ईयर 1717 दी मुगल किंग फारूक सियार ने इनको एक फरमान दिया था, मैंने आपको बताया था, जिसे हम लोग कहते हैं दस्तक। याद रखेगा, हाँ, इसे हम लोग क्या कहते हैं? दस्तक। दस्तक इज अ वर्ड जो मूलभूत रूप से एक रॉयल डॉक्यूमेंट के रूप में आपको मिलेगा, एक चार्टर के रूप में मिलेगा। और मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के अंदर जब दस्तक इश्यू किया, ये दस्तक इश्यू करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में काफी पावरफुल हो जाती है, इकोनॉमिकली एज वेल एज पॉलिटिकली। क्यों? क्योंकि कंपनी को अपने अब ट्रेडिंग राइट्स थे, कंपनी को अपने कॉइन्स इश्यू करने के अधिकार थे, इंक्लूडिंग कंपनी को अपना एक ट्रेडिंग परमिट, जिसे हम लोग दस्तक कहते हैं, वो भी इशू करने का अधिकार था। तो इन सब परिस्थिति में क्या हुआ, कंपनी बंगाल के अंदर काफी पावरफुल हुई। अब बंगाल के राजा कुछ बोल नहीं पाए मुगलों के सामने कि कहा कि चलो फारूक सियार ने बोला है, हम लोग इसके अगेंस्ट में नहीं जाएंगे। हुआ क्या कि 1756 तक आते आते बंगाल वॉज अ हॉट बेड फॉर दी फाइटिंग बिटवीन द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच। क्यों? क्योंकि अंग्रेज और फ्रेंच, अभी मैंने आपको बताया, कार्नाटिक वॉर कर रहे थे, याद आया? ब्रिटिश की एक पॉपुलर जो बेस हुआ करता था वो था फोर्ट विलियम। अंग्रेजों का जो पॉपुलर बेस हुआ करता था वो था चंद्रनगर। तो चंद्रनगर और फोर्ट विलियम जो है, चंद्रनगर और फोर्ट विलियम है, ये दोनों के दोनों महत्व के बेसिस थे जहां पे इनके बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है। ये कन्फ्लिक्ट का परिणाम ये हुआ, कि मूलभूत रूप से यहाँ पे सिराजुद्दौला करके जो ब्रिटिश उसके सामने कन्फ्लिक्ट के ऊपर आ जाते हैं। अब हुआ सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला वाज द नवाब एट दैट टाइम ऑफ बंगाल। सिराजुद्दौला ने देखा कि अंग्रेज लोग अपना किला बना रहे हैं। सिराजुद्दौला ने उनको समझाया कि भाई देखो, तुम अपना किला नहीं बना सकते,
यू कैन नॉट एस्टेब्लिश योर ओन फोर्ट, हाँ, आई एम द किंग ओवर हियर, आप अपना किला कैसे बनाओगे? तो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ। ये कन्फ्लिक्ट की खासियत ये है कि ऑन 16 जून 1756, याद रखेगा, ऑन 16 जून 1756 सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के ऊपर अटैक कर दिया और इतना भारी अटैक किया तो अंग्रेजों को दौड़ा दौड़ा के मारा, दौड़ा दौड़ा के पीटा। ये पीटने की जो कंडीशन है और उसके ऊपर से कुछ कुछ अंग्रेज जो सिराजुद्दौला के हाथ में आ गए, उन सबको सिराजुद्दौला ने लॉक कर दिया। कहाँ पे लॉक कर दिया? एक कमरे के अंदर लॉक कर दिया, जिसे हम लोग कहते हैं ब्लैक होल। क्यों? क्योंकि एक छोटा सा कमरा था। ये छोटा सा कमरा, याद रखिएगा, इसको ब्लैक होल ट्रेजेडी के रूप में पहचाना जाता है। जस्ट अ सेकंड, आई विल राइट डाउन। इसको ब्लैक होल कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक होल कहते हैं। ये ब्लैक होल की ट्रेजेडी का इंपॉर्टेंस ये है, ये ब्लैक होल की ट्रेजेडी का इंपॉर्टेंस ये है कि जब सिराजुद्दौला की हम लोग बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला ने जिस तरह से अंग्रेजों को पकड़ा और पकड़ के इनफैक्ट ऐसी हालत कर दी कि बात मत करो, और सबको है ना कमरे के अंदर लॉक कर दिया। बहुत सारे अंग्रेज इसके अंदर मारे जाते हैं, कुछ कुछ अंग्रेज भाग जाते हैं और उसके बाद मद्रास चले जाएंगे। इन दिस कंडीशन अंग्रेजों को बंगाल से भगा दिया जाता है। एंड इट इज सेड कि रॉबर्ट क्लाइव करके जो ब्रिटिश ऑफिशियल है, वो यहाँ पे इंटरफीयर कर गया। अब देखो सिराजुद्दौला ने क्या किया था, उन्होंने अंग्रेजों का जो पूरा का पूरा दबदबा था कलकत्ता के वाले रीजन के अंदर, जहाँ पे उन्होंने फोर्ट विलियम बनाया था, उसका नाम सिराजुद्दौला ने बदल के कर दिया था अलीनगर। समझ में आया? अलीनगर कह दिया था अपने खुद के नाम के ऊपर, ठीक है। मुर्शिद कुली खान और अलावर्दी खान और ये सब बंगाल के जो नवाब थे ना, उनके नाम के ऊपर उसने अपना एक अलीनगर नाम का एक शहर बना दिया, ठीक है। अंग्रेजों का पुराने फोर्ट का नाम बदल दिया। रॉबर्ट क्लाइव बीच में आया। रॉबर्ट क्लाइव ने अलीनगर का जो उस टाइम पे ऑफिशियल था उसको कहा, उसको पैसे दिए। क्या नाम था? मानिकचंद, ठीक है। मानिकचंद, आमिरचंद, ये सब बिजनेसमैन हुआ करते थे जो नवाब के साथ मदद करते थे टू रन दी एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब आप समझो कि नवाब को व्यापारी मदद कर रहा है टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन। इन दिस कंडीशंस व्हाट वी फाइंड इन दिस कंडीशंस व्हाट वी फाइंड कि जो आपके नवाब और इनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट है, नवाब और इनके बीच में कन्फ्लिक्ट है, उसका परिणाम ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी नवाब के पास जाती है और नवाब को इनफैक्ट इनडायरेक्टली छल कपट करने का मतलब ये होता है कि जो अलीनगर करके जो जगह थी, वहां से मानिकचंद को भगा दिया जाता है और नवाब के साथ एक ट्रीटी करता है, जिसे हम लोग कहते हैं द ट्रीटी ऑफ अलीनगर, दैट वाज साइंड इन फरवरी 1757। याद रखेगा, फरवरी 1757 के अंदर, फरवरी 1757 के अंदर अलीनगर की संधि होती है। कौन सी? अलीनगर की संधि। दिस वाज द ट्रीटी दैट वाज साइंड बिटवीन द सिराजुद्दौला एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी। द कंपनी वाज अलाउड टू ट्रेड इन बंगाल। और नवाब ने बहुत बड़ी गलती ये कर दी थी कि आफ्टर द ब्लैक होल ट्रेजेडी नवाब ने अंग्रेजों को बहुत हल्के में ले लिया। और आप जब इतिहास में कोई भी इंसान को हल्के में लेते हो तो ये प्रॉब्लम आपको हिस्ट्री के अंदर मिलेगा और हिस्ट्री आपको कभी माफ नहीं करती। सिराजुद्दौला के साथ भी यही हुआ। सिराजुद्दौला ने जो गलती की थी और उसने जो बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी थी, ये मिस्टेक के कारण हमको ये देखने को मिला कि ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से बंगाल के अंदर आई। उनके जो भी पुराने परमिट्स थे, उनकी जो भी ट्रेडिंग अथॉरिटी थी, उन्होंने फिर से गेन की। और गेन करने के बाद नवाब को कहा कि भाई हम लोग तो व्यापार करेंगे। नवाब को भी पता चल गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आज नहीं तो कल इश्यू खड़ा हो सकता है, और इसी के कारण नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी अपनी चाल चल रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा कि नवाब के सामने सीधा सीधा फाइट नहीं कर पाएंगे, और इसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिसाइड किया कि हम लोग पीछे बैकग्राउंड में कुछ गेम करते हैं। ये गेम करने का मतलब ये होता है कि एक कॉन्स्पिरसी थी। नवाब के जो मुख्य मुख्य लोग थे उनको अपनी तरफ लेने की कोशिश की। जैसे नवाब का सेनापति था मीर जाफर, मानिकचंद करके जो व्यापारी जो अलीनगर को कंट्रोल करता था, आमिर चंद और एक व्यापारी था, जगत सेठ बैंकर था, खादिम खान वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ द मुगल नवाब आर्मी। हाँ, मीर जाफर के बाद सेकंड इन कमांड था, हम लोग कह सकते हैं। इन सब को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने फेवर में ले लिया। ये सबके नाम याद रहिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि ये मीर जाफर जो है उसको अभी भी आज की तारीख में हम लोग उदाहरण के रूप में लेते हैं कि कोई भी बंदा जब गद्दारी करता है तो उसको मीर जाफर कहा जाता है। मीर जाफर जो था, मीर जाफर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ट्रीटी की और कहा कि अगर आप इनफैक्ट मुझे नवाब बनाते हो, इफ यू रिमूव द नवाब एंड यू मेक मी द नवाब, आई कैन हेल्प यू इनडायरेक्टली। ईस्ट इंडिया कंपनी को यही चाहिए था और कंपनी ने क्या कर दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब को ललकारा। नवाब का भी दिमाग छटक गया। नवाब ने कहा कि तुम एक साल पहले मेरे हाथ से मार खा के गए हो, अब वापिस मेरे साथ लड़ने के लिए आ गए। और इन दिस कंडीशन ऑन 23 जून 1757 द बैटल ऑफ प्लासी विल टेक प्लेस। कौन सी लड़ाई होती है? 23 जून 1757 के दिन प्लासी की लड़ाई हुई। ये प्लासी की लड़ाई के अंदर मीर जाफर ने गद्दारी की और मीर जाफर शांति से खड़ा रहता है अपनी सेना के साथ। ईस्ट इंडिया कंपनी इनफैक्ट सिराजुद्दौला जो है उसकी फोर्सेस को राउट करेगी। सिराजुद्दौला को, जो नवाब था उस टाइम पे, उसको मीर जाफर अपने फोर्ट के अंदर भेजता है मुर्शिदाबाद के अंदर, और कहते हैं कि मुर्शिदाबाद नाम की जो जगह है वहां पे मीर जाफर ने एक बहुत बड़ा कारसा करके रखा था। उसका बेटा था मीर मिरान।
मीर मीरान को बोल दिया जाता है कि जैसे सिराजुद्दौला है उसको मार दिया जाएगा, और जो बची खुची नवाब की सेना थी उसको ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म करती है। एंड इन दिस कंडीशन द बैटल ऑफ प्लासी एक ऐसी लड़ाई होती है जो कभी इनफैक्ट हुई ही नहीं, क्योंकि गिन के बहुत कम सोल्जर्स आपके मारे जाएंगे। मीर जाफर ने गद्दारी की। ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनली अगर आप देखोगे तो मीर जाफर की मदद से बंगाल के अंदर अपना दबदबा एस्टैब्लिश करती है। मीर जाफर को नवाब बना दिया जाता है फ्रॉम द ईयर 1757 टू 1760। याद रखेगा, बैटल ऑफ प्लासी एक ऐसी लड़ाई थी जिसने भारत का इतिहास को बदल दिया। अब क्या होगा कि 1757 से लेके 1760 तक की जो हम लोग बात करेंगे, 1757 से लेके 1760 तक की बात करेंगे, तो मीर जाफर को नवाब बना दिया जाता है। और मीर जाफर को नवाब बनाया जाता है बाय टर्म्स एंड कंडीशन। मीर जाफर को कहा गया कि भाई तुमको मूलभूत रूप से हमारे साथ ट्रीटी करनी है। आपको एक कोरा पेपर दिया जाता है मीर जाफर को, और कोरे पेपर के ऊपर मीर जाफर को कहा गया कि भाई तुमको इनफैक्ट हमारी हर एक बात माननी पड़ेगी। मीर जाफर ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आप मुझे नवाब बनाते हो, मैं आपकी हर एक चीज मान लेता हूँ। मीर जाफर को सालाना 2 करोड़ रुपए देने पड़े थे ईस्ट इंडिया कंपनी को कंपनसेशन के रूप में। अब जाफर को लग रहा था कि अपन नवाब बन गए, कंपनी ने उसको पपेट के रूप में यूज किया। पपेट समझ में आता है, कठपुतलू के रूप में यूज किया। और बिकॉज मीर जाफर को कंपनी ने कठपुतली के रूप में यूज किया, एक पपेट के रूप में यूज किया, इसके कारण मीर जाफर अपने आप को इंडिपेंडेंट करने की कोशिश करेगा। फ्रॉम द ईयर 1757, याद रखेगा, फ्रॉम द ईयर 1757 to the year 1760, from the year 1757 to the year 1760, मीर जाफर will be trying to establish his own rule in बंगाल। बट कंपनी को जैसे पता चला तो जाफर को हटा के मीर कासिम को राजा बनाया जाता है, नवाब बना दिया जाता है। अब हु वाज मीर कासिम? मीर कासिम मूलभूत रूप से मीर जाफर का ही जमाई था। ही वाज आल्सो द सन इन लॉ ऑफ मीर जाफर ओनली। और मीर कासिम बिकम द नवाब, मीर कासिम बिकेम द नवाब फ्रॉम द ईयर 1760 टू 1763। कब तक होता है? 1760 से लेके 1763 तक। ये 3 साल तक मीर कासिम इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो अंग्रेजों के हाथ का एक पपेट के रूप में, नवाब के रूप में एस्टेब्लिश होगा। अब देखो दिक्कत क्या थी, मीर कासिम को भी लग रहा था कि मैं भी इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा, मैं भी नवाब की रूप में अपना अपना खुद का शासन बनाना चाहता हूँ, मैं भी कठपुतली मतलब एक पपेट के रूप में रूल नहीं करना चाहता हूँ। तो इन दिस कंडीशंस व्हाट वी फाइंड कि मीर कासिम को हटा दिया जाता है, और मीर कासिम को हटाने के बाद फिर से मीर जाफर को नवाब के रूप में लाया जाएगा। मीर कासिम नाराज हो जाता है, मीर कासिम चला जाता है अवध का राजा, जो उसका बाजू वाला स्टेट था। कहाँ पे था? अवध इज इन लखनऊ रीजन आज का, ठीक है। तो यूपी के अंदर चला जाएगा बंगाल से, और वहां पे वो बोलेगा कि मेरी मदद कर दो, मुझे ईस्ट इंडिया कंपनी ने पावर से हटा दिया है। मीर कासिम को मदद करने के लिए शुजा उद दौला द किंग ऑफ अवध, याद रखेगा, उसकी मदद करने आता है। शाह आलम टू द मुगल किंग एट दैट टाइम, जो मुगल बादशाह था, वो भी अपनी सेना भेजेगा, और 3 लोग इकट्ठे होंगे। कौन? नवाब वर्सेस द अवध प्लस ऑल्सो द शाह आलम टू। याद रखेगा कौन था? शाह आलम टू द मुगल किंग एट दैट टाइम। और इन तीनों की आर्मी अंग्रेजों के सामने लड़ाई करती है। अंग्रेजों के जो ऑफिशियल थे उनका नाम था मेजर मुनरो, याद रखेगा, मेजर मुनरो। मेजर मुनरो ने इनफैक्ट बहुत बहादुरी के साथ लड़ाई की। 3 कंबाइंड फोर्सेस के सामने लड़ाई करने के बाद 1764 के अंदर बैटल ऑफ बक्सर हुआ। ये बक्सर के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को इनफैक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी ने पराजित कर दिया तीनों फोर्सेस को। एंड आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर द कंपनी बिकेम वेरी सुप्रीम, और कंपनी ने इलाहाबाद की ट्रीटी की विद शाह आलम टू शुजाउद्दौला। उन दोनों को न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। शाह आलम टू के बाद जो मूलभूत रूप से जो इलाहाबाद की संधि होती है, वहां पे हमको देखने को मिला कि कंपनी बिकेम द दीवान इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। अब व्हाट इज दीवान? तो कंपनी के पास पॉलिटिकल और रेवेन्यू पावर आ चुके थे। ये दीवानी राइट्स के ऊपर से रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम टू के बीच में ट्रीटी होती है, याद रखेगा। दीवानी राइट्स के अंदर कौन कौन एग्रीमेंट करने गया था, याद रखेगा। तो रॉबर्ट क्लाइव वाज द ब्रिटिश ऑफिशियल, एंड शाह आलम टू जो मुगल बादशाह हुआ करता था। इन दोनों के बीच में आपकी कन्फ्लिक्ट होगी, और ये ट्रीटी के द्वारा इनफैक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को 3 राज्य मिल जाता है, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। और कंपनी अब धीरे धीरे पावरफुल होगी। बंगाल इनडायरेक्टली उनका सूबा बन जाएगा, और बंगाल के अंदर इन्होंने एक नई सिस्टम शुरू की जिसे हम लोग कहते हैं डायरकी, जहां पे नवाब को वैसा का वैसा रखा गया। नवाब के नीचे एक नया अपॉइंटमेंट दिया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं डेप्यूटी नवाब। ये डेप्यूटी नवाब एक ऐसी पर्सपेक्टिव में था जहां पे उसको पपेट के रूप में बिठाया जाता था बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। 1764 से लेके 1773 तक बंगाल के अंदर ड्यूअल गवर्नमेंट, द्विमुखी शासन, जिसे हम लोग कहते हैं 2 पावर सेंटर्स के रूप में बंगाल चलता है। ये डेप्यूटी नवाब मूलभूत रूप से एक ईस्ट इंडिया कंपनी का ही एजेंट हुआ करता था, और 1773 तक ये सिस्टम चली।
बंगाल के अंदर कंपनी के पास बहुत सारे रेवेन्यू राइट्स आ गए विदाउट एनी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी और कंपनी मजे कर रही थी। दिस वाज द परफेक्ट केस ऑफ पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कभी कभी आपको पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कंसेप्ट है हमको कौन से पर्सपेक्टिव में मिलता है, तो याद रखेगा कि वो इलाहाबाद की ट्रीटी के द्वारा ही मिलेगा। इलाहाबाद की ट्रीटी के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी के कंसेप्ट में चली जाती है एंड वी फाइंड द ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनली विल बी एस्टेब्लिशिंग द अथॉरिटी इन बंगाल। 1773 में ये डायरकी सिस्टम को खत्म कर दिया जाता है, ड्यूअल गवर्नमेंट की सिस्टम है उसको खत्म कर दिया जाएगा। एंड इन द ईयर 1773 व्हेन द रेगुलेटिंग एक्ट वाज पास्ड, कौन सा कानून है? व्हेन द रेगुलेटिंग एक्ट वाज पास्ड, so when the regulating act was passed we find the governor general of bengal was created। समझे आप लोग? रॉबर्ट क्लाइव सबसे पहले बंगाल के अंदर आपको उभर के आएंगे गवर्नर के रूप में, लेटर ऑन गवर्नर जनरल के रूप में तो आपको वॉरेन हेस्टिंग्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन में हमको पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला। नवाब का कोई ध्यान नहीं था, बंगाल की प्रजा की हालत खराब हो जाती है। 1770 में बंगाल में बहुत बड़ा फमाइन पड़ा, 1 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए। ईस्ट इंडिया कंपनी कंप्लीट करप्शन में चली जाती, इतना करप्शन करती है कि बात मत करो। एंड देन फाइनली वी फाइंड व्हेन द रेगुलेटिंग एक्ट वाज पास्ड, when the regulating act was passed, the main reason behind the passing of the regulating act was to control the corruption of the East India Company। ठीक है, तो ये आपका करप्शन का पर्सपेक्टिव था, आपको पॉइंट पता होना चाहिए। अब बंगाल खत्म किया,